नमस्ते दोस्तों, 18 मार्च को जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसके जनरल मैथ्स के सारे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ए अकेले किसी कार्य का 2/3 भाग करता है और शेष बचा भाग बी उतने ही दिन में करता है। यदि ए और बी उस काम को 35 दिन में कर सकते हैं तो जिसकी दक्षता ज्यादा है वह उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए अकेले उस कार्य का 2/3 भाग कर लेता है। ए जो है 2/3 भाग कर लेता है, 2/3 भाग कर लेता है। इट मीन्स जो कार्य जो है वो कितना है, 3 भाग है। 3 भाग का 2 भाग जो है वो ये कर लेता है, ए कर लेता है। तो बी जो है वो कितना भाग करेगा, 1/3 करेगा और 2 बराबर दिन में ही कर रहा है। तो ए जो 2/3 भाग करता है, बी जो है 1/3 भाग करता है। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, ए एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2:1, 2:1 का रेशियो आ जाएगा इन दोनों के बीच में। इन दोनों की एफिशिएंसी का, ए और बी की एफिशिएंसी जो है 2:1 होगी। तो यदि हम ए की एफिशिएंसी कर लेते हैं 2x और बी की एफिशिएंसी मान लेते हैं x, तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि ए की एफिशिएंसी दुगनी है तो ए की एफिशिएंसी ज्यादा है। दक्षता मीन्स एफिशिएंसी, जिसकी दक्षता ज्यादा है उसके कार्य को कितने दिन में वो काम करेगा वो निकालना है। तो इट मीन्स ए के लिए निकालना है कि ए कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन। यदि ए और बी उस काम को 35 दिन में कर सकते हैं तो ए और बी दोनों मिलके 35 दिन में काम करते हैं। तो ए और बी दोनों मिलके 35 दिन में करते हैं तो ए और बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/35 होगा। मैंने टाइम एंड वर्क की अपनी क्लास में बताया था कि एफिशिएंसी जो होता है वो होता है एक दिन का काम होता है, या फिर ये कहे कि 1/, संपूर्ण कार्य को लगे जो दिन होते हैं, संपूर्ण कार्य में जो लगे दिन होते हैं वो होता है। यदि एक को हमने वर्क माना है तो वर्क हमने एक माना है, काम जो पूरा है उसको एक माना है, तो एक दिन का काम जो होता है वो 1/, संपूर्ण कार्य को जो लगे दिन होते हैं वो होता है। तो यहाँ पर संपूर्ण कार्य को ए और बी ने कितना दिन लगाए, 35 दिन लगाए। तो उन दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, मतलब एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/35। तो इस हिसाब से उनका एक दिन का काम 1/35 आ रहा है। और यदि इस हिसाब से देखें तो उनकी एफिशिएंसी 2x और x है। तो यदि दोनों की एफिशिएंसी, दोनों के एक दिन का काम है ये, तो दोनों का, इन दोनों को करें तो ये दो ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो इससे क्या हो गया, इससे हमारी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 35, 1/35 × 3 आ गया x की वैल्यू। अब हमको जिसकी दक्षता ज्यादा है वह उस कार्य को कितने दिन में करेगा ये निकालना है। तो ए की दक्षता ज्यादा है तो ए का करते हैं। ए की एफिशिएंसी 2x थी, 2 की वैल्यू, x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, x की वैल्यू इतनी हो गई। तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई, इतनी निकल के आ गई ए की एफिशिएंसी। और ए की एफिशिएंसी मीन्स एक दिन का कार्य होता है, एफिशिएंसी मीन्स एक दिन का कार्य होता है। तो ये ए का एक दिन का कार्य हो गया। तो यदि हम इसको उल्टा कर दें तो क्योंकि एक दिन का कार्य संपूर्ण कार्य को लगे दिन का उल्टा ही होता है, तो ये एक दिन का कार्य है। यदि हम उसको उल्टा कर देंगे तो संपूर्ण कार्य में लगे दिन आ जाएंगे इसमें। तो हम इसको उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 35 × 3/2। तो ए को संपूर्ण कार्य में कितने दिन लगेंगे, 105/2। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, उसमें से कोई 2 नंबर यादृच्छिक चुने गए तो उन नंबर का योग 8 आने की प्रायिकता क्या है। प्रथम 10 प्राकृत संख्या है तो 10 प्राकृत संख्या हो जाएगी 1, 2, 3। अब इनमें से कोई 2 नंबर चुने गए और उन दोनों का योग जो है वो 8 आने की प्रायिकता क्या है। तो माना कि पहला नंबर यदि 1 चुनते हैं तो उसके साथ कौन सा नंबर चुनना पड़ेगा, 7। तो 1 + 7 8 होता है। इसके अलावा कोई नहीं, 2 से स्टार्ट करते तो 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो 1 और 7 चुने जाएंगे तो 8 आएगा। 2 और 6 चुने जाएंगे तो 8 आएगा। फिर 3 से करते हैं तो 3 और 5 चुने जाएंगे तो 8 आएगा। उसके अलावा 4 एक ही बार है, 5 फिर ये रिपीट होने लगेंगे तो 5 और 3 रिपीट होने लगेंगे। तो ये 3 सेट ही हैं जिनको चुनेंगे हम, तो योग जो है वो 8 आएगा। तो ये इस तरीके से देखा जाए तो ये कितने तरीके हो गए, 3 तरीके से हो सकता है। ये 3 तरीके से चुने जाए, या तो ये, या तो ये, या तो ये। तो ये ऊपर 3 आ जाएगा। और क्योंकि 10 नंबर है, 10 में से दो नंबर चुने जाने की प्रायिकता ये, तो 10C2 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3/10C2। 10C2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9 और 10/2।
2 पंचे 10, 3/45। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/45। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक लड़की 12 मिनट में 14 किलोमीटर जाती है और यदि उसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह दूरी कितने मिनट में तय करेगी? 12 मिनट में 14 किलोमीटर, तो डिस्टेंस क्या है? 14 किलोमीटर है और 12 मिनट है, तो 12 मिनट है तो इसको हम घंटे में बदल लेते हैं, तो ये ऊपर 60 का गुणा कर देंगे, तो 12 पंचे 60। तो इसकी स्पीड कितनी आ गई? 70 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। आगे कह रहा है उसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह दूरी कितने मिनट में तय करेगी? 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आई उसकी, ठीक है। अब डिस्टेंस उतना ही है और कह रहा है कि उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल कम कर दी जाए, तो 20 किलोमीटर कम कर देंगे तो 70 माइनस 20 हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें वो कितने मिनट में तय करेगी, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 14/50 हो जाएगा, और ये क्योंकि घंटे में आ रहा है तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए ऊपर 60 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 14×84, इसको ये हो जाएगा, तो ये क्या मिनट में, तो ये आंसर हो गया 16.8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निकेश 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किसी निश्चित दूरी को 9 घंटे में तय करता है, तो निकेश उस दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितने समय में तय करेगा? स्पीड दी है और समय दिया है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो स्पीड कितनी है? 60 दी हुई है और टाइम क्या दिया है? निश्चित दूरी को 9 घंटे में तय करता है, ठीक है। और वहीं पर कह रहा है कि उसी दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितने समय में तय करेगा? तो टाइम पूछा है तो यहाँ पर टाइम टी मान लेते हैं और यहाँ स्पीड फिर से दी हुई है 90, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो टी इज इक्वल टू कितना आया? 6 आवर, मतलब कि 6 घंटे में वो और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो उस दूरी को तय कर लेगा। आंसर हो गया 6 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसी संख्या के 60% में 60 को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वो संख्या याद करें। माना कि वो संख्या x है, उसका 60% कितना हो जाएगा? 0.6x हो जाएगा। मेरी पर्सनल क्लास में बताया था मैंने कि किस किस तरीके से जो है हम इसको शॉर्ट में 6% को 0.6x लिख सकते हैं। तो कह रहा है 6% में 60 को जोड़ने पर इसका 6% इतना हो गया, इसमें 60 को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो रही है, तो संख्या निकालना है। तो ये अपना सॉल्व कर देते हैं इसको। 0.6x को इस तरफ लेके जाते हैं, 0.6x ये 1 है, 1x है, 0.6x तो ये माइनस करेंगे तो 0.4x आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 अपॉन ये 0.4 है तो इसको 4 और ऊपर 10 कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो ये अपना क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। वो संख्या जो है वो 150 है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है, तो उस वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर हानि परसेंट क्या होगा? 1000 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ हो रहा है। 4% का लाभ होता है मतलब क्रय मूल्य को 4% से बढ़ा दिया है, और क्रय मूल्य को 4% से बढ़ा देंगे तो उसको ऐसा लिख सकते हैं 1.04 CP इज इक्वल टू 1000, ये लिख सकते हैं। यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा, ये 1.04 को मैं ऐसे लिख लेती हूँ, इसको 4 से काट देते हैं, ये 25 और ये 4 दूनी 8, 4 छके 24, एक बार और कट जाएगा, तो ये कितना हो गया? 25 पंचे 125 और 13, तो ये क्रय मूल्य जो है हमारा इतना आ गया। अब आगे कह रहा है, यदि वस्तु को 950 रुपये में बेचे तो हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि पहले से ही दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि हानि हुई है, इट मीन्स कि विक्रय मूल्य जो है वो छोटा है और क्रय मूल्य बड़ा है, तो क्रय मूल्य ये है, तो इसमें से हम 950 माइनस कर दें तो ये हानि आ जाएगा, ये सिर्फ हानि आएगा। और हानि परसेंट निकालना है तो उसके लिए हमको क्रय मूल्य से डिवाइड भी करना पड़ेगा और इंटू 100 करना पड़ेगा हानि परसेंट निकालने के लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1300 900 13 65 अच्छा 6 13 117 117 और 6 123 और अपॉन में क्या आया है? अपॉन में इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं अभी ये। अब
ये 12 है, 12,000 12,000 कुछ भूल जाए अभी, 500 में से 350 गए, 500 में से 350 गए तो कितना होगा, 150 आएगा। और नीचे 12,500 है, 13 ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पर 100 भी है, 100 भी है। इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो गया, 25 पंचे 125, 25 छक्के 150, और जो इसका जो नीचे 13 था वो भी आएगा नीचे, ये जो यहाँ इसका जो ये 13 है ये भी यहाँ पर लिखा जाएगा, ये 30 से 13 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो गया 6/5। तो आंसर क्या हो गया, 1.2, मतलब कि बेचने पर 1.2 की हानि होगी, 1.2% की हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक सीढ़ी 8 मीटर ऊंचाई की दीवार के सहारे रखी है, दीवार के आधार से 2 मीटर दूर दूसरा सिरा है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या है। सीढ़ी 8 मीटर ऊंचाई की दीवार की ऊंचाई क्या है, 8 मीटर है। एक सीढ़ी 8 मीटर ऊंचाई की दीवार के सहारे रखी है, तो सीढ़ी हमेशा ऐसी खड़ी रहती है। दीवार के आधार से 2 मीटर दूर उसका दूसरा सिरा है, तो ये वाली दूरी जो है वो दी हुई है, 2 मीटर दी हुई है ये वाली दूरी। तो सीढ़ी की लंबाई निकालना है, तो आप देखिए दीवार 90 डिग्री होगा ये एंगल, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, तो ये 8 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो इसमें हम वो लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 या 64 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा, √68, और ये होता है 17 चौक 68 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा और ये इतना, तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी सीढ़ी की, 2√17 आ जाएगी, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गई पाई चार्ट में एक स्कूल में पढ़ रहे विभिन्न कक्षा में छात्रों का प्रतिशत दर्शाया गया है। कक्षा ए में छात्रों की संख्या कक्षा ए और डी में छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ये बताना है हमें। कुल छात्रों की संख्या दी है 720, और ये पाई चार्ट है, इसमें अलग अलग कक्षाओं में जो छात्रों की संख्या है उसका परसेंट दिया हुआ है, तो यह टोटल छात्र जो है हम 100 मान सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पर आंसर जो है वो प्रतिशत में ही पूछा है, तो हमें ये कुल छात्रों की संख्या की जरूरत नहीं है, नहीं भी दिया होता तो भी चलता। हम करते हैं इसको सॉल्व। तो लिखा है कि ए में छात्रों की संख्या, तो ए में छात्रों की संख्या कितनी है यहाँ पे 100 में, तो इसको मानते हैं 19 है ये, और डी में पूछा है, डी का निकाल लेते हैं, तो ये 40 है। कह रहा है कि ए में छात्रों की संख्या ए और डी में छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, तो मतलब ये पूछ रहा है कि ए में जो छात्रों की संख्या है वो ए और डी में कुल मिला के छात्रों की संख्याओं का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में पूछा है तो सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। ए में छात्रों की संख्या है 19, ए और डी में कितनी है, तो ये दोनों को जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 59, और 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 1900/59%। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ए बी और सी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं तथा ए और बी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, तो बी और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे ये निकालना है। तो ए बी और सी तीनों मिलके एक काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। ए और बी 16 दिन में करते हैं, और ए और सी जो है वो 18 दिन में करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 40 60 12 144 का एलसीएम हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क जो है वो 144 यूनिट है, ये मान लेते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलके 12 दिन में करते हैं, तो उनका एक दिन का काम, मतलब एक दिन का काम कितना हो जाएगा 12 तो 12 यूनिट हो जाएगा उनके एक दिन का काम। 16 ए और बी जो है 16 दिन में करते हैं, तो उनके एक दिन का काम हो जाएगा 16 नम 144, और ए और सी जो है 18 दिन में करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 यूनिट हो जाएगा। तो ए बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 12 यूनिट, मतलब एक दिन का काम उनका 12 यूनिट हो जाएगा। ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी मींस एक दिन का काम 9 यूनिट हो जाएगा। ए और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी 8 यूनिट, मतलब एक दिन का काम उनका 8 यूनिट हो जाएगा। आगे पूछा है बी और सी उस काम को कितने दिन में करते हैं, तो बी और सी मिलके उस काम को कितने दिन में करते हैं, तो ये पूछा हुआ है, ठीक है, ये पूछा है हमें। करते हैं आगे क्वेश्चन।
ए बी सी का 12 दिया हुआ है, ये ए बी और ये, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को यदि ऐड करेंगे ये दोनों को तो कितना हो जाएगा, इनकी एफिशिएंसी को ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी भी ऐड हो जाएगी, तो 9 और 8 17 हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमको पता है कि 12 यूनिट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो ये बी बी सी सी कैंसिल हो जाएंगे, तो 2a में से एक a गया तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई, 17 में से 12 गए 5 आ गए, मतलब a की एफिशिएंसी अकेले क्या है 5 है। ठीक है, 5 की वैल्यू इस पे पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ की आ जाएगा b प्लस, तो यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो ये इस तरफ चला जाएगा, तो ये 12 दिया हुआ है, तो 12 माइनस 5, तो b प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7 यूनिट आ जाएगी। मतलब इन दोनों का मिलके एक दिन का काम कितना आ गया, 7 यूनिट, मतलब ये वाली चीज आ गई अपनी 7 यूनिट आ गई है। अब पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, एक दिन का काम आ गया 7 यूनिट, मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 144 काम जो है 7 यूनिट पर डे के हिसाब से कितने दिन में करेंगे, तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, तो ये हो गया अपना आंसर। बी सही 4/7 दिन में वो करेंगे, बी और सी मिलके उस काम को। क्वेश्चन था, एक कंपनी में महिला का औसत वेतन 11.9 तथा पुरुष का औसत वेतन 10.6 है एवं महिला और पुरुष की संख्या का अनुपात 4:9 है, तो सभी कर्मचारियों की औसत वेतन कितना है। तो इसमें हम वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगा सकते हैं। एवरेज क्लास में मैंने बताया था वेटेड एवरेज, यदि दो अलग अलग ग्रुप हैं, दोनों को मिलाया जा रहा है और दोनों का अलग अलग एवरेज दिया हुआ है और संख्याएं दी हुई है, संख्या ना भी दी हुई तो रेशियो भी दिया हुआ है, तो हम उनके कंबाइंड जो है एवरेज निकाल सकते हैं, और वो होता है W इज इक्वल टू होता है W1x1 प्लस W2x2 अपॉन W1 प्लस W2 होता है। यहाँ पे W1 W2 जो है अनुपात में दिया है, तो ये महिलाओं की संख्या है 4 और ये 4:9 अनुपात में है। महिलाओं का औसत दिया हुआ है 11.9 और पुरुषों का औसत दिया हुआ है 10.6 दिया हुआ है। या महिला का औसत 11.9 पुरुषों से ज्यादा है, तो कमाल की बात है। करते हैं इसको सॉल्व। ये 4 प्लस ये 9 है, इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। इसका हो जाएगा 4 इंटू 11.9 प्लस 9 इंटू 10.6 अपॉन 9 4 हो जाएगा 13। इसको आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये पॉइंट को नीचे कर देते हैं, पॉइंट का 10 नीचे कर देते हैं और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 2 और नीचे यदि 10 नीचे लेकर आऊँ मैं तो 130, ये जो 130 है, इन दोनों का जो पॉइंट हटाने पे 10 आएगा वो नीचे कर देते हैं हम। अब यहाँ अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 119 प्लस 9 इंटू यहाँ से 2 लिए हैं कॉमन, तो 2 पंचे 10, 2 तिया 6। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 9 18, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2 238 धन 9 3 27, 2 9 5 45 47। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 8 और 7 15, 7 और 3 10 और 11, 4 5 6 और 1 7। इसकी वैल्यू 715 है, इसको रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/130 गुणा ऊपर है 715 है ऊपर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 से पहले इसको काट लेते हैं, 2 छंग 12, 2 पंच 10, इसको 13 से काट लेते हैं, 13 पाना 65, 13 पाना 65 और बचा 6 पाना 65 और 5 से काटेंगे तो ये आ गया 11। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा 11। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, समान आधार वाले शंकु को बेलन के ऊपर रखा जाता है, बेलन और शंकु की कुल ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेलन है, बेलन ऐसे होगा, बेलन की ऊंचाई दी हुई है, बेलन की ऊंचाई दी है 12 सेंटीमीटर और कह रहा है समान आधार वाले, समान आधार वाले मतलब कि ये आधार जो है उसका बराबर है
और उस शंकु को बेलन के ऊपर ऊपर रखा जा रहा है, ठीक है। तो शंकु ये होता है, उसके जस्ट ऊपर ऐसे उल्टा ऐसा रख दिया उसको। आधार बराबर है, इसका मीन ये इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या बराबर होगी। आगे कह रहा है बेलन और शंकु की कुल ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। बेलन और शंकु की कुल ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो इसकी तो 12 हो गई, तो इट मीन्स कि ये वाला जो पोर्शन है इसकी ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, शंकु की 3 है तो इसकी भी 3 होगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है समान आधार है दोनों का। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स जो बाहर बाहर से जो एरिया दिख रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो एक तो ये वाला एरिया हो जाएगा, मतलब शंकु का एरिया हो जाएगा। शंकु का एरिया क्या होता है, पाई आर एल। एल जो है 30 लाइन हाइट होती है ये वाली, ये एरिया निकल गया इतना वाला, ठीक है। ये वाला पोर्शन छिपा हुआ है तो इसका निकालने की जरूरत नहीं है, ये वाला एरिया निकल गया पाई आर एल, ठीक है। फिर ये वाला एरिया, तो ये इसमें अपन को बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है 2 पाई आर एच, वो लग जाएगा, ठीक है। और फिर ये वाला पोर्शन ये भी दिख रहा है हमें, जो बाहर की तरफ दिख रहा है वही वाली उसी का एरिया निकालना है हमको। तो इसका हो गया पाई आर एल, इसका हो गया 2 पाई आर एच, और ये वाला जो है जो नीचे की तरफ है ये भी दिख रहा है ये पोर्शन, तो इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये वृत्त है। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू भी पाई रख देते हैं, आर की वैल्यू ये 3 दिया हुआ है, वो 3 रख लेते हैं। एल की वैल्यू ये है, तो एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 3 है और ये हम 4 है पता है, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, पाइथागोरस लग जाएगा इसमें, 3 3 9, तो ये 25 आ रहा है, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो इसकी स्लांट हाइट जो है 5 आ गई, तो ये इसकी वैल्यू 5 है। तो पाई आर तो सब में, तो पाई आर कॉमन भी ले लेते हैं, तो ये एल हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ से पाई आर बाहर चला गया, तो क्या बचा 2 इंटू एच, हाइट किसकी है ये बेलन की है, तो बेलन की हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर है, प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर फिर यहाँ पर बाहर कॉमन ले लिया है, तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पर आर, जो कि कितना है 3 है। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 3 पाई, 12 दूनी 24, 24 5 29, 29 और 3 32, तो ये कितना आ गया 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो 96 पाई। इसको और सॉल्व कर लेंगे, 96 में पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो भी आंसर होगा, तो ये आंसर हो गया अपना, ये जो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 96 पाई मीन्स 96 गुणित 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ग्राफ था, मैंने जितना हो सके बनाया है, ये जो है एक लाइन में है, मीन्स ये 2008 का डेटा है पूरा, ये 9 का है, 10 का है, 11 का, 12 का है। ये महिलाओं की लाइन है ये वाली, और ये वाला बच्चों का है, और ये पुरुषों का है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आया था 2008 और 2010 में उपस्थित महिला और पुरुष की कुल संख्या तथा 2009 और 2012 में उपस्थित बच्चों और पुरुषों की कुल संख्या का अनुपात कितना है। तो 2008 में महिला और पुरुष की संख्या, तो महिला की संख्या कितनी है 2008 में, महिला और पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं 2008 में महिला और पुरुष की संख्या कितनी है। 2008 में महिलाओं का चार्ट कौन सा ये है, तो महिला की संख्या कितनी थी 2008 में 400 थी, तो ये 400 हो जाएगा। और पुरुषों की संख्या कितनी थी 2008 में, पुरुषों की संख्या का ये वाला है, तो ये 100 है, ये 100 है, तो ये 100 थी। तो कह रहा है 2008 और 2010 में भी निकाल लेते हैं। 2010 में कितनी थी, 2010 में महिला की संख्या कितनी थी, तो महिलाओं वाली लाइन कौन सी, ये वाली है, ये महिलाओं वाली, तो ये आके यहाँ पे कितना आ रहा है 2010 में 200 है, तो इसको 200 लिख देते हैं। और पुरुषों की 2010 में पुरुषों की लाइन कौन सी है, ये वाली है, तो ये यहाँ पे तो ये 400 है। तो 2008 और 2010 में उपस्थित महिला और पुरुषों की कुल संख्या, कितनी आ जाएगी, ये 400 400 800 900 और 10 और 1100, टोटल कितना आ गया 1100 आ गया, ठीक है। इसका अनुपात किससे निकालना है, 2009 में 2012, ठीक है। तो 2009 और 2012 में यहाँ 2009 और 12 में बच्चों और पुरुषों की, तो बच्चे और पुरुष, स्पेस थोड़ा कम है। 2009 में बच्चे कितने थे 2009 में, 9 का ये है, ठीक है। 9 में बच्चे कितने थे, तो बच्चों वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है जो यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर आके 200 है। तो 2009 में बच्चे कितने थे 200, ठीक है।
और 2009 में ही पुरुष कितने थे, तो पुरुष की लाइन ये वाली है, ये यहाँ चल के 300 है ये। वहीं पर 2012 में बच्चे और पुरुष कितने थे, 2012 में बच्चे और पुरुष, तो 2012 में बच्चों वाली लाइन कौन सी, ये है, तो यहाँ आके ये यहाँ आके यहाँ आके, तो 2012 में बच्चे कितने थे, 300 थे। और 2012 में ही पुरुष कितने थे, पुरुषों की लाइन ये वाली है, ये यहाँ और यहाँ आके और ये यहाँ पर 200 है ये। तो 2009 और 12 में कुल बच्चे और पुरुष कितने थे, तो इन सबको जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 6 7 8 और 9 10, तो ये 1000 थे। तो हमको यही पूछा है 2008 और 10 में महिला और पुरुष, 8 और 10 में महिला और पुरुष 1100 थे, 1100। इसका अनुपात निकालना है 2009-12 में उपस्थित बच्चे और पुरुष, 9-12 में बच्चे और पुरुष टोटल कितने थे, 1000 थे। इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो इसका अनुपात कितना आ गया, 11:10। तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि AC बराबर AD बराबर BD है एवं एंगल EAC 96 डिग्री दिया है तो ACD का मान क्या है। तो AC और AD बराबर है, AC AD और BD बराबर है, तो ये तीनों साइड्स जो है वो बराबर है, ठीक है, तो ये दोनों बराबर है। तो इसको मान लेते हैं कि ये जो वाला एंगल है इसको x मान लेते हैं, तो ये भी x होगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो ये x है तो ये भी x होगा। और ये वाला एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल होगा ये 2x होगा। बाहरी कोण जो है वो आंतरिक कोणों का सम होता है ये वाला, तो ये 2x हो जाएगा। और क्योंकि AD बराबर AC भी दिया हुआ है, तो AD बराबर AC, तो यदि ये 2x है तो ये भी 2x होगा। समान भुजाओं के जो सामने वाले जो कोण है वो बराबर होते हैं, तो ये भी 2x, ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा। और EAC की वैल्यू दी है 96 डिग्री, ये 96 डिग्री दिया हुआ है, तो एक हम यहाँ पर भी एक्सटर्नल एंगल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यदि तो ये 96 डिग्री है, तो ये 96 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल जो है ये इसके और इसके सम के बराबर होगा, मतलब 96 डिग्री x प्लस 2x के बराबर होगा। यदि आप लोगों ने एंगल वाली क्लास पढ़ी होगी तो इसमें x प्लस 2x के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपनी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो ये x की वैल्यू 32 डिग्री आ गया। और हमें निकालना क्या था, ACD का मान निकालना है, ACD का मान निकालना है, तो ये 2x है, तो हमारा x की वैल्यू आई है, तो ACD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x, तो 32 दूनी 64, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 64 डिग्री हो जाएगा ये एंगल ACD। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि CAD 56 डिग्री है, BAC 34 डिग्री है, तो कोण BCA का मान निकालना है। ये 56 दिया हुआ है, ये 34 दिया हुआ है, तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये हो जाएगा, ये 56 है तो ये भी 56 हो जाएगा ये वाला, और 56 और 34 कितना होता है, 90। और ये पूरा एक ट्रायंगल है, तो इसमें ये दोनों का सम 90 हो गया है, तो बाकी बचा एक एंगल, तो इसका भी क्या मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो BCA का मान कितना है, 90 डिग्री, तो आंसर जो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 978 1458 1938 को 24 से भाग देने पर हर बार समान शेष x आता है, तो x में निम्न में से किससे विभाजित नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों से ही डिवाइड करने पर जो शेषफल जो आता है वो x ही आता है। हम जैसे 24 को डिवाइड करने, तो किसी एक को डिवाइड करके देख लेते हैं, छोटा नंबर ये है तो इसको डिवाइड करते हैं। तो 978 को 24 से डिवाइड करेंगे, तो ये देखेंगे 24 3 4 7, मतलब 4 बार, तो 4 बार इसको करें तो 4 चौको 16, 9, ठीक है। तो 7 में 6 गए 1 और ये बचा 18, तो अब इसमें डिवाइड नहीं होता, तो शेषफल क्या है, 18 है, ठीक है, 18 आ रहा है। तो क्योंकि x जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। अब कह रहा है कि तो x जो है निम्न में से किससे विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है, तो 9 से विभाजित हो जाता है, 6 से विभाजित हो जाता है, 3 से विभाजित हो जाता है, 12 से नहीं होता, तो आंसर हो गया अपना 12 से विभाजित नहीं है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसको सिंप्लीफाई करना था, इसका मान निकालना था, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और एक 4/3 हो गया ये, तो ये 4 बटे, इसकी वैल्यू 4/3 आ गई, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4। फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 एकम 4, 4 में से 3 गए 1/4 और ये 1/4 हो जाएगा, तो ये 1/4, ये 4 दूनी 8 हो गया, तो ये 4 दूनी 8 और एक ये 9, तो इसकी पूरी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/9 आ गई इसकी वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और एक 3, 3/2,
इसकी वैल्यू 3/2 आ गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3, 4/3 जोड़ देते हैं इसमें, ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 4, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 7/3। फिर इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/7, इस पूरे की वैल्यू आ गई अपनी 9/7 और ये 1 माइनस है तो 7 एकम 7, तो ये हो जाएगा -2/7, इस पूरे की वैल्यू आ गई -2/7। अब इसको फिर ये 1 है ऊपर तो इसको फिर करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी -7/2, इस पूरे की वैल्यू -7/2, इसकी वैल्यू 1/9, तो इसमें पुट कर देते हैं 3/15 इंटू है 1/9 है और ये बीच में डिवाइड का साइन है और -7/2 है तो इसको गुणा कर देते हैं और ये हो जाएगा -2/7। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 31 दूनी 62 और अपॉन में आ जाएगा 9 7 63 गुणा 5, इसकी हो जाएगी 45 4 5 90 90 और 4 945, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कुछ ग्राफ दिया हुआ था और 3 अलग अलग साल में सीएनसी कंपनी द्वारा उत्पादित राउटरों की संख्या दी गई थी प्रति 1000 में। तो हमको बताना था 3 वर्षों में उत्पादित राउटरों की कुल संख्या वर्ष 2015 में उत्पादित राउटरों की संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो तीनों वर्षों में उत्पादित राउटर की संख्या 2015 में उत्पादित राउटरों की संख्या का कितना प्रतिशत था। ठीक है, तो बेस क्या है यहाँ पर, नीचे जो है 2015 में जो राउटर उत्पादित किए गए थे वो लिखना है और तीनों वर्षों का ऊपर लिखना है कि तीनों वर्षों में जो उत्पादित थे वो 2015 में उत्पादित राउटरों की संख्या का कितना प्रतिशत था, ये निकालना है। तो तीनों वर्षों में उत्पादित कितने थे, 82 ये राउटरों की संख्या दी है, ये 60 और ये 85 था। और 2015 में कितने थे, 2015 में थे 60, इसका परसेंट निकालना है हमको तो इंटू 100 करना पड़ेगा। तो इसको जोड़ देते हैं, 5 और 2 7, 8 और 6 14, 14 और 8 22, 227 बटे 7, तो ये आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसमें 100 भी है तो 100 ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये आंसर हो जाएगा 2270/6। इसको और कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 6, 2 1 2 2 3 6 और 2 5 10, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसको 3 3 9 21 3 8 24 और 3 3 9, तो 378.3% है, तो आंसर हो जाएगा 378.3। क्वेश्चन था, 4 लड़कों और 2 लड़कियों को कितने तरीके से बैठाया जा सकता है जिसमें लड़कियां जो है एक साथ ना हो। तो लड़के कितने हैं, 4 हैं, तो इसको B1 B2 B3 मान लेते हैं, B4, और लड़कियां कितनी हैं, 2 है। कितने तरीके से बैठाएं कि 2 लड़कियां जो है वो साथ में ना आए। ठीक है, तो लड़की यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी बैठ सकती है और यहाँ भी बैठ सकती है। ये B1 B2 B3 B4 मैंने सीरीज में लिखा है, पर ये B1 B2 B3 B4 ये आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो इनको यदि अरेंज करना चाहें तो ये फैक्टोरियल 4 तरीके से बैठ सकते हैं, 4 लड़के। और अब उसमें लड़कियों को बिठाना है इस तरीके से कि 2 लड़कियां जो साथ में ना हो, तो यहाँ भी बैठ सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो उनके लिए कितनी जगह है, यहाँ पर 5 है, 5 जगह में कोई भी 2 जगह में बैठ सकती है लड़कियां, तो उसको परमुटेशन बोलेंगे। तो 5P2 हो जाएगा। लड़के 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठ गए और लड़कियां जो है 5 जगहों में से कोई भी 2 जगह में बैठ सकती है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 और ये है इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 तक तो कट गया, तो ये बचा कितना, 4 × 5 बचा। इसको सॉल्व करते हैं तो 20 और ये 4 × 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो ये आंसर कितना हो गया अपना 480। 480 तरीके से हम बिठाएंगे तो लड़कियां जो है साथ में नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 5 पुरुष और 5 महिलाओं को एक गोलाकार मेज के चारों तरफ कितने तरीके से बैठाया जाए कि सभी महिलाएं एक साथ हो, सभी महिलाएं साथ में हो, 5 महिलाएं साथ में होना चाहिए कह रहा है।
तो महिलाएं साथ में होगी तो पुरुष भी साथ में होंगे, तो महिलाओं को कितने तरीके से बैठा सकते हैं, तो फैक्टोरियल 5 तरीके से, और पुरुषों को कितने तरीके से बैठा सकते हैं, तो फैक्टोरियल 5 से। इसको सोल्व करते हैं। इसका स्क्वायर हो जाएगा ये, इसको सोल्व करते हैं। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 गुणित 4, और ये 4 तिया 12 है। 120 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 12 12 144, और 0 तो 2 बार 0 हो जाएगा, तो 14,400 तरीके से बैठा सकते हैं। आंसर हो जाएगा 14,400। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ए किसी काम को 9 दिन में वो बी उस काम को 5 दिन में कर सकता है, तो यदि दोनों को काम के कुल 5600 रुपए मिले तो ए को कितने रुपए मिले। तो ए काम को 9 दिन में करता है, 4 दिन लगा रहा है, बी कम दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है, तो इनके दिन का अनुपात क्या है, 9/5 है, तो इनकी एफिशिएंसी का अनुपात क्या हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा ए और बी का। क्यों, क्योंकि ए जो है ज़्यादा दिन लगा रहा है, बी कम दिन लगा रहा है, तो बी ज़्यादा एफिशिएंट है, तो बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो नीचे 9 आएगा, ऊपर 5, तो इन दोनों की एफिशिएंसी का अनुपात क्या आ गया, 5/9 आ गया। अब जितनी एफिशिएंसी उतना ही पैसा मिलेगा, जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो ए को कितने रुपए मिले ये निकालना है, तो ए का पार्ट ये है, तो इसको इसी अनुपात में पैसे मिलेंगे, तो ए का पार्ट 5 है, और कितने में से टोटल पार्ट जो है 9 5 14 पार्ट है, तो 5/14 पार्ट मिल जाएंगे उसको, तो 5/14 किसका, 5600 रुपये का, टोटल 5600 रुपये मिले, तो उसके एफिशिएंसी के हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे, तो टोटल 14 में से 5 उसकी है, तो 5/14 5600 का मिलेगा, तो इतना रुपये उसको मिलेगा। उसको कैंसिल कर, 14 चौक 56, 5 को 20, तो आंसर हो जाएगा 2000 रुपये मिलेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसी क्रिकेटर ने निम्न रन बनाए हैं, तो रनों की मध्यिका निकालना है। मध्यिका मतलब मीडियन जो होता है वो कैसे निकालते हैं, कोई सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते क्रम में अरेंज कर देते हैं, और जो बीच वाला नंबर होता है वही मध्यिका होता है। तो इस सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में अरेंज कर देंगे। तो सबसे छोटा नंबर देखते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा जो है 12 है, 12 लिख दिया, फिर उसके बाद 12 के बाद 20 है, 20 लिख दिया, फिर उसके बाद है 32 है, फिर है 20 32, फिर 50 है, 33 छूट गया है, तो यहाँ पर 33 लिख देते हैं, 50 है, फिर 60 है, 50 हो गया, 60 हो गया, फिर उसके बाद है 99 है, 99 लिख देते हैं, फिर है 100 है, फिर 110 है, 100 और 110, फिर उसके बाद है 125 और फिर है 132। टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो छठवें नंबर का जो नंबर होगा वही मीडियन होगा बीच में, तो 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर का ये होगा, तो यही जो होगा अपना आंसर हो जाएगा मीडियन, यही होगा मध्यिका जो है वो आएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 3 व्यक्तियों की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:5 है, तीनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो सी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तीनों की एफिशिएंसी का अनुपात दिया हुआ है, कार्य क्षमता मीन्स एफिशिएंसी का अनुपात दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि 2x 3x और 5x उनकी एफिशिएंसी है 3 व्यक्तियों की, और तो उनके एक दिन का काम कितना हो जाएगा। एफिशिएंसी मीन्स होता है एक दिन का काम, तो यदि तीनों मिलकर काम करेंगे तो तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 5 ऊपर 10x, तो एक दिन का काम उनका 10x हो जाएगा। और क्योंकि लिखा है कि 15 दिन में वो पूरा काम खत्म कर देते हैं, तो एक दिन में 10x करते हैं तीनों मिलके, तो 15 दिन में कितना काम करेंगे, 150x करेंगे, गुणा हो जाएगा 150x, तो ये निकल के आ गया कि काम कितना है, काम कितना 150x यूनिट है काम टोटल, ये निकल के आ गया। अब कह रहा है तो सी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। सी की एफिशिएंसी ये है, तो एफिशिएंसी मीन्स ये एक दिन का काम है सी का, तो 5x जो है वो एक दिन में करता है सी, 5x काम 5x यूनिट जो है काम का वो एक दिन में करता है, तो टोटल काम 150x कितने दिनों में करेगा। सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो कार्य कितना है 150x, तो 150x को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ये हो जाएगा 150x बटे 5x, तो ये कितना आ जाएगा 30 दिन, तो अपना आंसर हो जाएगा 30 दिन। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन ये भी थे सिंप्लीफिकेशन के, पहले वाला करते हैं, इसमें बॉड मास लग जाएगा,
बॉडमास लगेगा तो ये 5/3 और 5/3 हो जाएगा तो 3 दूनी 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 10 हो जाएगा प्लस 18 है ही इंटू ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसमें ये है 2/12 है तो 2/12 मीन्स ये हो जाएगा 6/12, तो ये हो जाएगा 2 और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2 9 18, तो ये हो गया 10 प्लस 9 19 हो गया और सामने 21 भी है इसमें, तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38 और 1 39, तो इसका हो गया आंसर 399। इसको सॉल्व करते हैं, ये सारी वैल्यू 0.01 है, इस तरफ भी 0.01 है, एक्स की वैल्यू निकालना है, तो ये 43 है डिवाइडेड बाय 38, तो ये पावर माइनस हो जाएगी, बटे में माइनस हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा ये वाला 0.01, 38 43 में से 38 गए 5, तो ये 5 आ गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ये 27 है, ये 28 है, ये नीचे है तो ये बड़ा है, तो ये हो जाएगा 0.01 टू दी पावर -1, ये हो गया, इन दोनों कर दिया तो, और फिर क्या बचा, फिर बचा है 0.01 टू दी पावर 21 बचा है, तो अब गुणा में सारी पावर ऐड हो जाएंगी, तो 21 और 5 26 और 26 में से 1 गए तो कितना है 25 है, तो ये कितना आ गया 0.01 टू दी पावर 25, और इस तरफ भी 0.01 टू दी पावर x है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का, इसको करते हैं। यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है x + 1/x का मान दिया है √7, तो इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसका मान दिया है और इसकी वैल्यू निकालना है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हम इस टर्म में लिखें, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको x अपॉन का स्क्वायर कर दें, तो ये a² प्लस b² और प्लस 2ab, तो 2ab तो ये 2 आ जाएगा बस, ये तो हम ये वाली वैल्यू आ गई, तो इस यहाँ से इसके ये वाली वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं इसमें, तो इसको कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x + 1/x टू दी पावर 2 और ये इस तरफ आ जाएगा तो -2, तो इसकी वैल्यू इतनी हो गई, और देखिए ये यहाँ से मैच कर रही है, तो इसकी वैल्यू हमने ये रख दी, इसकी वैल्यू हमने ये रख दी, और -2 है और इसी का मान निकालने बोल रहा है, तो अब इसको यहाँ से पुट कर देते हैं, √7 और इसका स्क्वायर है -2 तो ये -4 हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 में से 4 गए 3, तो ये आंसर हो गया, 3 आंसर हो गया।